प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर आर के हरदहा आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है क्रैश कोर्स ऑन थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स है, इसका हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स क्या है और इसका यूज क्या है। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? Thermodynamics is the branch of physical science that deals with the relation between heat and work energy. थर्मोडायनामिक्स में हम हीट और वर्क एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे थर्मोडायनामिक्स का अर्थ है थर्मोडायनामिक्स, थर्म एंड डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट एनर्जी और डायनामिक्स का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे। इसी का दूसरा नाम है थर्मल इंजीनियरिंग, भी हम कहते हैं ऊष्मा अभियांत्रिकी। ऊष्मा अभियांत्रिकी क्या है? थर्मल इंजीनियरिंग इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग that deals with the utilization of heat energy into work and heat transfer. थर्मल इंजीनियरिंग में हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में पढ़ते हैं और हीट ट्रांसफर की कहाँ ज़रूरत है उसके बारे में भी हम थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। जैसे थर्मल इंजीनियरिंग के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे हीट इंजन है, आपका स्टीम टरबाइन है, स्टीम बॉयलर है। इसके अलावा आईसी इंजन में 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ते हैं। गैस टरबाइन में हम गैस टरबाइन से कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। कंडेंसर हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया और रेफ्रिजरेटर हो गया। ये सब चीज़ें हम थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। अब थर्मल इंजीनियरिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टेम्परेचर। इसको एक बार देख लें, क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस हॉट एंड कोल्ड। टेम्परेचर हमको ये बताता है कि कौन सी चीज़ गर्म है या ठंडी है। ये एक मेजरमेंट है, इसके द्वारा हम बताते हैं, ये प्रॉपर्टी है। एमकेएस सिस्टम में जैसे टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में नापते हैं, एसआई यूनिट में केल्विन में नापते हैं, और एफपीएस सिस्टम में फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ये केवल एक कंपैरेटिव एक्सप्रेशन है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, वो टेम्परेचर के हिसाब से उसको पता लगाते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है बर्फ़ का टेम्परेचर, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये केल्विन में 273 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में 373 केल्विन हो जाएगा, और यदि फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें तो ये केल्विन में 0 डिग्री केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम कहते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, तो इसके डिवाइसेस हैं। जैसे मरकरी थर्मोमीटर है या फिर थर्मोकपल है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से भी टेम्परेचर मेजर करते हैं, या रेडिएशन पायरोमीटर है, इससे भी टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो रेडिएशन पायरोमीटर जो है ज़्यादा यूज़ होता है, और इसकी विशेषता ये है कि किसी वस्तु को हम बगैर टच किए दूर से ही रेडिएशन द्वारा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा क्या है? हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। At higher temperature, particles have more energy. Some of this energy can be transmitted to other particles that are at lower temperature. ऊष्मा ऊर्जा क्या है? ये जो कोई भी मटेरियल है उसमें टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। तो यदि एटम्स का मूवमेंट ज़्यादा है तो हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, और एटम्स का मूवमेंट कम है तो हीट एनर्जी कम होगी। जैसे आपने देखा होगा, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वस्तु गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? उसकी ऊष्मा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उसमें उतनी ज़्यादा हीट होगी, और उसके हिसाब से यदि हम मूवमेंट्स बढ़ाते जाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा।
यूनिट ऑफ हीट एसआई सिस्टम में जूल में नापते हैं और एमकेएस सिस्टम में कैलोरी में नापते हैं। हीट निकालने का फार्मूला है Q इक्वल टू सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। सी स्पेसिफिक हीट है, एम मास है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, या जितना ज़्यादा मास होगा या जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगी, उसके हिसाब से Q की वैल्यू ज़्यादा होगी। Q इक्वल टू सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला है हीट एनर्जी निकालने का। कैलोरी क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कैलोरी क्या है। कैलोरी जो है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो 1 कैलोरी होगी। और इसी कैलोरी को यदि हम एसआई सिस्टम में इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो 1 कैलोरी बराबर होती है 4.186 जूल। या हम ये कह लें कि यदि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर हमको 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसके लिए हमको 4.186 जूल हीट लगेगी। क्लियर। अब है स्पेसिफिक हीट, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ ए गिवन सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस का यदि हमको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए जो ऊष्मा लगेगी उसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। जैसे 1 किलो पानी है तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको 4.186 किलो जूल हीट लगेगी। और यदि आइस है, सॉलिड स्टेट में है पानी, यदि बर्फ है, तो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलो बर्फ का 2.108 हमको किलो जूल पर केजी हीट लगेगी। स्टीम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में 1.996 किलो जूल लगेगी। और मरकरी का यदि हमको 1 केजी मरकरी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो इसके लिए 0.14 किलो जूल पर केजी हमको हीट लगेगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि मरकरी की स्पेसिफिक हीट बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम हीट यदि हम मरकरी को देंगे, उसके टेम्परेचर में वृद्धि ज़्यादा होगी। मरकरी और पानी की तुलना करें तो पानी का जो है वो 4.186 है और मरकरी का 0.14 है। तो करीब करीब 30 गुना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है पानी की मरकरी के तुलना में। तो यदि जितना 1 किलो पानी हमको 1 डिग्री में होगा तो 30 किलो मरकरी जो है वो उससे हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की 0.91 है, कॉपर की 0.385 है, आयरन की 0.450 है और ग्लास की 0.84 है। तो इसमें से सभी से मेटल से भी कंपेयर करें तो पानी की स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये है एक कंपैरिजन अलग अलग मटेरियल की स्पेसिफिक हीट में। पानी की 3 स्टेज है, आइस भी है और स्टीम भी है। तो सॉलिड स्टेट में 2.108 है और स्टीम में 1.996 है। क्लियर। अब है लेटेंट हीट, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ये क्या होती है? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड और ए लिक्विड इनटू ए वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसमें हम हीट तो देते हैं लेकिन टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होती है। जैसे लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, यदि हीट एडिशन करेंगे तो लेटेंट हीट आपको लगेगी लेकिन टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होगी। यदि कंडेंसेशन में हीट रिमूव करेंगे तो हीट निकालेंगे लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा। और ये पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन जिसको कहते हैं, बॉइलिंग के लिए कह लें या कंडेंसेशन के लिए, ये 2260 किलो जूल पर केजी होती है, 2260 किलो जूल पर केजी। यदि 1 केजी वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम बनाने के लिए 2260 किलो जूल हमको हीट लगेगी। अब एक है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, जिसमें
सॉलिड से लिक्विड स्टेज में जाते हैं, फेज चेंज होता है, या इसका रिवर्स है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लिक्विड से हम सॉलिड में जाते हैं तो हीट रिमूव करना पड़ता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको कहते हैं। ये पानी के लिए है 334 किलो जूल पर केजी। जैसे यदि हम 1 किलो बर्फ को पिघलाएंगे, 0 डिग्री का बर्फ है और 0 डिग्री का पानी यदि बनाना है तो 334 किलो जूल हमको हीट देना पड़ेगी। ये है कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान जिसको कहते हैं, कि द एनर्जी contained इन ए फ्यूल और फूड डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ इट। यदि कोई 1 किलोग्राम कोई पदार्थ है, उसको कंप्लीट कंबशन के लिए, कंप्लीट कंबशन हम करते हैं तो जितनी हीट वो जनरेट करेगा, जितनी ऊष्मा वो देगा, उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जैसे जिसका इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी, एसआई में है किलो जूल पर केजी, और यदि एमकेएस में नापेंगे तो किलो कैलोरी पर केजी। अब जैसे डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू अपन देखें तो ये होता है 42 से 46 मेगा जूल पर केजी, या पेट्रोल की देखें तो 44 से 46 मेगा जूल पर केजी होती है। कोल की बात करें तो ये 23.9 मेगा जूल है। हाइड्रोजन की 141.7 मेगा जूल होती है। नेचुरल गैस की 52.2 और वुड की 16.2। लकड़ी की कम होती है, आपने देखा होगा लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। जैसे यदि हम डीजल या पेट्रोल जलाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और H2O भी बनता है, लेकिन हाइड्रोजन को यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो केवल H2O बनता है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है। तो फ्यूचर में यही सबसे अच्छा फ्यूल माना जा रहा है कि यदि हाइड्रोजन को हम फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा और हमको सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। डीजल की तुलना में कम से कम 4 गुना हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और इसमें पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसमें सबसे अच्छा फ्यूल जो है इस समय हाइड्रोजन माना जा रहा है। ऊर्जा क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसका यूनिट एसआई में है जूल। और मैकेनिकल एनर्जी को हम भी जूल में नापते हैं, तो यदि वर्क डन है तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर, इसको जूल। तो वर्क डन जो है एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी है, वो वर्क डन के फॉर्म में होती है। यदि वर्क डन नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। थर्मल एनर्जी आपको हीट के फॉर्म में मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलती है। केमिकल एनर्जी आपको बहुत सारे थर्मल में या फिर आपको इलेक्ट्रिकल में मिल सकती है, और बहुत सारी एनर्जी इसके अलावा भी होती हैं, लाइट एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मीन्स वर्क डन। यदि वर्क डन नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी जीरो होगी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? वर्क एनर्जी, जिसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स along the direction of displacement, and work is not done on an object unless the object is moved because of the action of force. The application of a force alone does not constitute work. मतलब हम केवल बल लगा रहे हैं, जैसे ये है, इसमें यदि हम केवल बल लगा रहे हैं और यदि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है इसमें जीरो है। इसमें जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी के लिए फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। और इसको कैसे नापते हैं? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हो जाएगा, कितना फोर्स लगेगा डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के, एफ इंटू कॉस थीटा, और डी जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स जिस दिशा में लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही होना चाहिए। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन,
और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो वर्क डन हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम जूल बोलते हैं। तो वर्क डन जो है ये एक प्रकार की एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, और हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो सभी का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो ये हो गया आपका वर्क डन, जिसमें यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। अब इसके नियम हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि समेशन ऑफ द एनर्जी इज कांस्टेंट। जितने भी एनर्जी है उनका यदि जोड़ निकालेंगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा। अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्य का अविनाशता का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इन ए क्लोज सिस्टम मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसकी मात्रा किसी क्लोज सिस्टम के लिए कांस्टेंट होती है। जैसे कोयला यदि जलाते हैं तो कोयले से राख बन जाती है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। इस तरीके से मास जो है वो एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में केवल हीट का ट्रांसफर होता है, मास वही रहता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना हीट का ट्रांसफर होता है ना मास का ट्रांसफर होता है। तो जैसे थर्मस फ्लास्क है, ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोलेटेड सिस्टम का है। इसमें हीट और मास दोनों ट्रांसफर नहीं होते हैं। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या है? इन थर्मोडायनामिक्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द एनर्जी कॉन्टेन्ड विद इन द सिस्टम। सिस्टम में जो एनर्जी होती है ये इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ये कुछ भी हो सकती है, प्रेशर एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ये सब इंटरनल एनर्जी के फॉर्म है। अब यहाँ आप देखेंगे कि जैसे किसी सिलेंडर में एक पिस्टन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है ये, यदि इसको हीट देंगे तो पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हीट इसमें इनपुट है और वर्क जो है आउटपुट है, और जो एनर्जी इसमें बची रहती है वो इंटरनल एनर्जी है। तो हीट में से वर्क घटाएंगे तो जो बचेगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी, जिसको जूल में नापते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम किसी भी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और एक्सपेल्ड बाय द सिस्टम टू कॉज चेंजेस इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में यदि कोई ऊष्मा की मात्रा है वो या तो इन हो रही है या आउट हो रही है, तो जितनी भी हीट इन या आउट होगी वो उसकी एंथैल्पी कहलाएगी। यदि चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। और डेल्टा एच यदि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये एक्सोथर्मिक होगी, इसमें ऊष्मा निकलेगी। तो इस तरीके से H इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये हो गया एंथैल्पी। इसमें टोटल हीट है, ये इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का जो सम है। जैसे टोटल हीट है तो वो पूरा की पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ इंटरनल एनर्जी रहती है और कुछ वर्क डन रहता है। तो H इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी, या चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क एनर्जी P इंटू डेल्टा वी, ये हो गया एंथैल्पी। एंट्रोपी क्या है? Entropy as can be defined as a simple qualitative way to measure the degree of randomness of the particles such as molecules in the system. एंट्रोपी का फार्मूला है हीट अब्जॉर्ब्ड या हीट रिजेक्टेड अपॉन टेम्परेचर किलो जूल केल्विन।
यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कोई मटेरियल है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने रैंडम, यदि सिस्टमेटिक हैं तो एंट्रोपी कम होगी, और यदि रैंडम है, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसके डिस्टर्ब होंगे। तो जैसे आपने हीट की डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि ये यदि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो हीट ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट कम होगा तो हीट कम होगी। सेम वे एंट्रोपी में यदि इनके मॉलिक्यूल्स हैं जितने ज़्यादा रैंडम होंगे एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जितने सिस्टमेटिक होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आप पहले में, इसमें डिस्टरबेंस ज़्यादा है तो एंट्रोपी ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे यदि ये सिस्टमेटिक यदि जमे हुए हैं, रैंडमनेस कम है, तो इसकी एंट्रोपी जो है वो कम हो जाएगी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट स्टेट्स दैट इफ ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, देन ए एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे कोई बॉडी ए और बी है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी और बी जो है वो सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होगा, ए और सी जो है ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए इज इन बी, बी से सी तो ए से सी। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क और वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब 1 किलो जूल हीट है, इसको वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो जूल वर्क बनेगा। 1 किलो कैलोरी हीट जो है यदि इसको वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो ये 427 किलोग्राम फोर्स वर्क करेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के इंटरनेशनल सिस्टम में एक फ़ायदा ये है कि जो हीट है उसका यूनिट सेम है और वर्क है उसका यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट किलो जूल है। जबकि एम के एस सिस्टम में हीट का यूनिट किलो जूल होता है, किलो कैलोरी होता है, और वर्क डन का यूनिट होता है किलोग्राम फोर्स मीटर। तो ऐसा ही सिस्टम में आपको जितना किलो जूल वर्क है उतने ही किलो जूल हमको हीट मिलेगी। अब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ऊष्मागतिकी के दो नियम हैं, एक तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के हिसाब से है और दूसरा जो है क्लासियस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में कुछ कमी है, जैसे उसमें ये पता नहीं लग रहा है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, हाई टेम्परेचर से लो होगा या लो से हाई होगा। और दूसरा, हीट को यदि वर्क में कन्वर्ट करते हैं या वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं तो कितने परसेंट उसमें कन्वर्शन होगा, ये उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इसके लिए दो स्टेटमेंट हैं। पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस एंड कन्वर्ट ऑल द हीट सप्लाइड टू इट इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब कोई भी ऐसा इंजन बनाना मुश्किल है जो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें जो है ये इम्पॉसिबल है कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करें, कुछ ना कुछ जो है हीट ऑफ की लॉस होती है, और 100% जो है हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है क्लासियस स्टेटमेंट। ये क्या कहता है कि it is impossible to construct a device which operates on a cyclic process that transfer heat from a cooler body to a hotter body। क्लासियस स्टेटमेंट ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी इंजन के लिए कि वो लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो करे। हमेशा क्या होता है, हीट का फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। कभी भी हीट का फ्लो जो है कोल्ड टेम्परेचर या कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की ओर नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी डिवाइस बनाना संभव नहीं है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो कर सके। तो ये हो गया क्लासियस स्टेटमेंट। अब आपने देखा होगा हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को
वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पूरी की पूरी तो नहीं होती है, लेकिन कुछ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है। हीट पंप क्या करता है, इसमें वर्क इनपुट करके हम किसी जगह को गर्म कर सकते हैं। हीट पंप का काम यह है कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और रेफ्रिजरेटर जो है, इसमें भी वर्क इनपुट होता है, लेकिन हीट पंप का जो उद्देश्य है वो किसी जगह को गर्म करना होता है, और रेफ्रिजरेटर का काम जो है वो किसी जगह को ठंडा करना होता है। तो यदि हमको गर्म करना है तो हमको हीट पंप के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितनी हीट हम डिलीवर कर रहे हैं, Q2 कितनी है। या हम रेफ्रिजरेटर का यदि हमको काम करना है तो हम ये देख रहे हैं कि वो कितनी हीट वहाँ से निकाल रहा है Q1 से। तो इसमें हीट पंप में Q2 की वैल्यू में ध्यान देते हैं, और रेफ्रिजरेटर में Q1 की वैल्यू पर ध्यान देते हैं। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है? इट स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। जैसे कोई भी क्रिस्टल है, तो यदि उसका टेम्परेचर 0 केल्विन है तो उसकी एंट्रोपी कितनी होगी? 0 होगी। ये कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0 डिग्री केल्विन पे किसी भी क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 होगी। जैसे यदि T 0 केल्विन है तो एंट्रोपी 0 होगी, और यदि T 0 से ज़्यादा है तो एंट्रोपी उसकी 0 से ज़्यादा होगी। अब गैस के नियम देखते हैं। तो गैस के नियम है जैसे बॉयल्स लॉ, व्हेन T इज केप्ट कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, गैस-यूलैक लॉ, जिसमें वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। गैस इक्वेशन क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2, ये कहलाता है गैस इक्वेशन। और यदि हम गैस आइडियल गैस लॉ की बात करें तो PV इक्वल टू MRT, जहाँ पे M जो है मास है। ये गैस के लिए लागू होते हैं ये नियम, क्योंकि आईसी इंजन ज़्यादातर गैस पे काम करते हैं या गैस टरबाइन काम करती है, तो उसमें ये गैस के नियम लागू होते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, एक ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टीम टरबाइन में और स्टीम टरबाइन में यूज होता है या बॉयलर में यूज होता है। तो इसको आप देखिए, जैसे हम एक प्रोसेस में चलते हैं, जैसे आइस है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर में अलग होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 100 डिग्री में बॉइल होगा पानी, और यदि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो पानी जो है 100 डिग्री से ज़्यादा पर बॉइल होगा। 100 डिग्री में बॉइल नहीं होगा, 120 में बॉइल होगा या 140 में बॉइल होगा। तो ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जैसे बर्फ़ है, उसका टेम्परेचर यदि 0 डिग्री से कम है तो पहले इसको हम गर्म करेंगे, तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमको लगेगी, जो होती है 334 किलो जूल पर केजी। बर्फ़ को पानी बनाने के लिए हमको 334 किलो जूल पर केजी स्पेसिफिक। फिर इसके बाद जो है 0 डिग्री का बर्फ़ 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट होगा। फिर 0 डिग्री के पानी को गर्म करेंगे तो इसमें स्पेसिफिक हीट लगेगी, जो होती है 418 किलो जूल पर केजी। तो 100 डिग्री तक गर्म करेंगे, इसमें स्पेसिफिक हीट लगेगी। अब 100 डिग्री का पानी जो है ये 100 डिग्री की स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लगेगी, जो होती है 2260 किलो जूल पर केजी। तो 1 किलो पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से 100 डिग्री की स्टीम बनाने के लिए 2260 किलो जूल हमको हीट लगेगी। और फिर इसके बाद 100% स्टीम बनने के बाद यदि हम गर्म करेंगे तो ये हमको सुपर हीट स्टीम मिलेगी। अब कुछ हम वर्किंग देखते हैं, जैसे स्टीम इंजन कैसे काम करता है। आप थोड़ा सा देखिए, ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, इसमें ये पिस्टन सिलेंडर है, ये डी स्लाइड वाल्व जो है हाई प्रेशर स्टीम को अंदर करता है, और इस तरीके से ये स्टीम इंजन आपका काम करता है। इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक होते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। इसमें देखेंगे तो ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है और ये पावर स्ट्रोक है। ये कंप्रेशन स्ट्रोक है और ये पावर स्ट्रोक है।
तो इस तरीके से 2 स्ट्रोक में ये 2 स्ट्रोक इंजन काम करता है। 4 स्ट्रोक में 4 होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इसमें देखेंगे तो जैसे ये आपका सक्शन स्ट्रोक हो गया, ये कंप्रेशन है, ये पावर है और ये एग्जॉस्ट है। इस तरीके से सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट 4 स्ट्रोक में ये इंजन काम करता है। इसको 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ये देखिए स्टीम टरबाइन क्या है। स्टीम टरबाइन 2 प्रकार की होती है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में स्टीम जेट से टरबाइन रोटेट होती है और रिएक्शन टरबाइन में, अब जैसे आप ये देखेंगे स्टीम टरबाइन है, इसमें आप देखेंगे तो ये स्टेशनरी ब्लेड है, ये डायरेक्शन के काम आती है और ये रोटेटिंग ब्लेड है। इस तरीके से स्टीम टरबाइन आपकी काम करती है। तो ये जो थर्मल इंजीनियरिंग है, इसमें ज़्यादातर स्टीम टरबाइन का यूज़ होता है पावर प्लांट में, जहाँ पर 200 मेगावाट, 400 मेगावाट या 600 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरीके से थर्मल इंजीनियरिंग का ज़्यादातर उपयोग जो है वो पावर जनरेशन में होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।